नमस्कार, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज जो बात हुई है कि चर्चा होगी आज की कई विषय हैं आज जिन पर चर्चा हो सकती है और इसलिए मैंने सोचा कि सभी चीज़ों पे थोड़ी-थोड़ी बात कर लूँगा। लेकिन शुरू करूँगा मंदिर से। सबे भूमि गोपाल की आपने सुना होगा कि सब ज़मीन तो गोपाल की है, यानी सब भगवान की ज़मीन है। तो उसके बाद हिसाब-किताब क्या? चलिए हिसाब-किताब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, वहाँ मुकदमे का फैसला हो गया है। अब आज अचानक सब कुछ छोड़कर तमाम आप अलग-अलग जगह देखें कि लोग कहाँ-कहाँ भाग रहे हैं। तो कुछ लोग पिछले कई दिनों तक पाकिस्तान की यात्रा करते रहे भारत की समस्याएँ छोड़कर। उनको पाकिस्तान में बहुत तकलीफ़ दिखती है, पाकिस्तान में परेशानी दिखती है, पाकिस्तान में लगता ही है कि पाकिस्तान की चर्चा करने से लोग उनकी तरफ आते हैं, असली कहानी वो है। आज अयोध्या में जो अयोध्या जन्मभूमि क्षेत्र बताया गया, उसके महासचिव हैं चंपक राय जी ने बताया कि यहाँ ऐसी मूर्तियाँ मिल गई हैं, ऐसे खंभे मिल गए हैं, जिनसे साबित होता है कि यहाँ मंदिर था। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज उन्हें ये बात साबित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वहाँ मंदिर था कि नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, वहाँ मंदिर बनने जा रहा है, भारत सरकार ने उसके लिए अथॉरिटी बना दी है। इसके बाद अब ये साबित करके क्या किसी को मिलने वाला है कि वहाँ मंदिर था? क्या चीज़ साबित होने वाली है? और ये मैं इस बात को अन्यथा न लिया जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ मंदिर था या नहीं था, लेकिन इस देश के कोने-कोने में तमाम शहरों में आपने अनेक जगह देखा होगा कि वहाँ कहीं प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार एक यहाँ टर्म है कि जहाँ कहीं मंदिर बनाना हुआ, वहाँ एक प्राचीन मंदिर निकल आता है, फिर उसका जीर्णोद्धार हो जाता है। और जिस जगह की बात हो रही है अयोध्या की, वहाँ के बारे में मैं स्पष्ट हूँ, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ। मैं वहाँ गया था जब वहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। 1991 में मैंने उस जगह को कवर किया है, उसके मस्जिद के गिराए जाने से 1 साल पहले। और मैं दिन में तब अक्सर भीड़ नहीं होती थी, तो कई बार मैं काफ़ी वक़्त अंदर बिताया करता था उसके अंदर। वहाँ उस वक़्त जो पुजारी थे, बाबा लाल दास, वो बाद में उनकी हत्या हो गई, वो बाबरी मस्जिद कांड के मुख्य गवाह थे। उनकी हत्या के पीछे भी काफ़ी शक ज़ाहिर किया जाता है कि जो लोग मस्जिद गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने वो हत्या करवाई, क्योंकि ये गवाह उससे मिट जाता है। लेकिन वो अलग कहानी है। मैं आता-जाता था, मैं इस बात को पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि वहाँ ये जो जिन खम्भों की बात हो रही है, जिस तरह की प्रतिमाओं की बात हो रही है, ये वहाँ प्रचुर मात्रा में थी। उस इमारत के जिसको मस्जिद कहा जाता है, जो मस्जिद थी या नहीं थी, इस पर अलग विवाद है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के खंभे साफ-साफ दिखाई पड़ते थे। जो खंभों पर मूर्तियाँ थीं, और ये बात तब भी कही जाती थी, लोग कहते थे ये इस बात का सबूत है कि ये इमारत पुराने इमारतों को तोड़कर बनाई गई है। क्योंकि किसी मस्जिद के अंदर किसी प्रकार की मूर्तियाँ होने का और कोई कारण वजह नहीं हो सकती। फिर जो आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा, अब उसी जगह पर सामने एक चबूतरा था जिस पर मूर्तियाँ रखी थीं। आस-पास और मंदिर थे। तो जब वहाँ गिराया गया तो सब कुछ तोड़ के गिराया गया और कोई वहाँ से सामान तो हटाया नहीं गया उस तरह से। हालाँकि लोग उस मस्जिद के टुकड़े उठा के ले गए थे। उस वक़्त बहुत सारे लोग अपने साथ मलबे के टुकड़े ले गए हैं मेमेंटो के तौर पे, यादगार के तौर पे कि हम तोड़ के आए हैं। जो कारसेवक आए थे, उन लोगों ने बहुत से लोगों ने उठाया। लेकिन वहाँ धूल-मिट्टी और उसके अंदर पत्थर कुछ भी पड़ा हो सकता है। इसलिए आज इस बात को लेकर ये बवाल करना कि इससे साबित हो गया या नहीं हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों किया जा रहा है। तो ये मुझे एक व्यर्थ की बहस लग रही है कि आप ये साबित करने का प्रयास आज कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, जब आप भव्य मंदिर बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको इस बात का मैंडेट मिल चुका है, फिर क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये एक विषय था आज का। आज के जो बाकी दूसरे विषय हैं जिन पे आज हमको बात करनी है, वो उनमें से एक कल हमने चर्चा की थी, आप लोगों ने सुनी होगी, तूफ़ान, जो अम्फ़न तूफ़ान बंगाल में आया और ये बहुत ही भयानक था। कल हमने इस पे चर्चा की, तूफ़ान की इंटेंसिटी पे चर्चा नहीं की थी, इमीडिएट नुकसान पे चर्चा नहीं की थी। मैंने हृदय जोशी के साथ बात की थी, वो लंबा इंटरव्यू है, आप सुन सकते हैं उसको। उसमें बताया गया था कि ये पहले से कोरोना से परेशान इलाके के लोगों को कितना और परेशान करने जा रहा है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात
जो आई थी वो ये थी कि अगर इस तरह के तूफान भारत के पूर्वी तट पर ना आते हों और भारत को इस तरह के तूफान न झेलने पड़ते होते, तो जो भारत की जीडीपी है वो जितनी है उससे 30% ज़्यादा होती। यानी अगर किसी वक्त भारत 8% की रफ्तार से बढ़ रहा था, तो उस वक्त उसकी रफ्तार 12% होती। ये तूफान इतना बड़ा झटका इस देश की अर्थव्यवस्था को देते हैं। उस तूफान का कहर, आज मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं कलकत्ता में, उनसे मैंने बात की, कोशिश कर रहा था वीडियो पे बात करूं, लेकिन उन्होंने कहा सब यहाँ तहस नहस हुआ पड़ा है। मोबाइल पे बातचीत भी टुकड़ों टुकड़ों में हो पा रही है, कभी लगता है फ़ोन फिर कट जाता है। और इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक तबाही मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। मतलब करीब-करीब मेरी उम्र के हैं वो, लेकिन इतना इतना खतरनाक नज़ारा उनका कहना था मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। प्रधानमंत्री मोदी कल जा रहे हैं कलकत्ता, वो बंगाल की तबाही का जायज़ा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे हैं, तो वो कम से कम ऊपर से ही सही, वो रास्ते में, सड़कों पर चलते हुए मज़दूरों पर भी नज़र डालें। थोड़ा अपने जहाज़ को नीचे की तरफ अगर उड़वाएँगे, तो उनकी नज़र पड़ सकती है। अगर वो पश्चिम बंगाल जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आपको सबको शायद पता होगा कि अब चुनाव होना है, और पश्चिम बंगाल दोनों तरफ के पक्षों के लिए, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी जिसको यहाँ भाजपा, भारतीय जनता पक्ष कहा जाता है राष्ट्र में, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी बंगाल में, तो बंगाल में दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपील की कि प्रधानमंत्री आकर देख जाएं, और प्रधानमंत्री तुरंत राजी हो गए, कल जा रहे हैं। ये अपील इतनी जल्दी असर कर गई। भारत भर के लोग अपील कर रहे हैं। भारत भर में लोग जो सड़क पर, जो मजदूर बेसहारा घूम रहे हैं, उनकी अपील किसको होनी है, कैसे असर करेगी, ये सोचने समझने का विषय है। और ये जो तबाही है सचमुच बड़ी तबाही है, इसको लेकर हम सबको गंभीर होना चाहिए। हम दूसरे राज्यों में रहते हैं, हमारे इलाके में असर नहीं हुआ है, तब भी हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। हम वहाँ भी, जैसे मैं लगातार कहता हूँ कि हम अपने आसपास किसी की मदद कर सकते हैं तो करें। इस तरह हमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के इलाकों में जहाँ भयानक तबाही हुई है, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ममता बनर्जी की अपील पे जा रहे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं, राजनीतिक संकेत देने जा रहे हैं, या मुआयना करने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उनको उस जगह जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि हमारे देश का प्रधान हमारी परवाह करता है, वो हमें देखने आ रहा है, मेरा हाल पूछने आ रहा है। तो ये एक तरह से उनकी तरफ से अच्छा संकेत होगा। मंदिर की बात हम कर चुके हैं। फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं सोमवार से, और वो उसको लेके तरह-तरह के सवाल थे, लेकिन मैंने आज हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और उनकी बात सुनी तो बहुत साफ बात करते हैं। अच्छी बात ये है, हर सवाल का सीधा जवाब देते हैं। बहुत जलेबी बनाने के एक्सपर्ट नहीं हैं, और जवाब चुन-चुन के, ये नहीं 3 सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि पहले सवाल, दूसरे सवाल का जवाब ये, तीसरे का ये, और पहला सवाल आपका क्या था वो याद किया और फिर उसका जवाब दिया। और तो कुछ अच्छे काम उन्होंने किए हैं। एक बताया कि साहब हम सीट खाली नहीं छोड़ सकते। हवाई जहाज में बीच में सीटें खाली नहीं छोड़ी जा सकती हैं। हवाई जहाज जैसे चलता था पहले, पूरा भर के वैसे ही जाएगा। तो अब आपको तय करना है कि आप क्या पूरे भरे हवाई जहाज में सफ़र करना चाहते हैं? एयरपोर्ट पर कैसे सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे, कैसे घुसने का इंतज़ाम होगा, क्या तरीका होगा, सब सफाई उन्होंने दे दी है कि आप ऐसे-ऐसे जा सकते हैं। खाने को कुछ नहीं मिलेगा जहाज़ में, अखबार और मैगज़ीन नहीं होंगी, कुछ बिकेगा नहीं। तमाम सिर्फ़ ये है कि मजबूरी है जिसकी, बहुत ज़रूरी है जिसको जाना, वो जा सकता है, उसके लिए सुरक्षा के इंतज़ाम अपनी तरफ से किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि साहब जो फ्लाइट से आएगा इसको दूसरे सिरे पे जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वो क्वारंटाइन क्यों नहीं होगा? तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। अब आपको हजम होता है कि नहीं, ये सवाल है। उनका कहना है कि अब मैं आज यहाँ से चलूँ, कल कलकत्ता जाऊँ, फिर मैं वहाँ क्वारंटाइन हूँ, कोलकाता से दिल्ली आऊँ, फिर क्वारंटाइन हूँ, ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अभी विवाद का विषय है, और ये विवाद कुछ समय चलेगा कि आप, जो पैदल जा रहा है आदमी, उसके साथ, जो ट्रेन में जा रहा है उसके साथ, जो बस में चलना चाहता है उसके साथ, और जो हवाई जहाज से जा रहा है, इन चारों के साथ आपके व्यवहार में, सरकारों के व्यवहार में, इंतजामिया के यानी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार में फ़र्क क्यों है?
ये प्रश्न है, ये प्रश्न बना रहेगा कि आप हवाई जहाज, और अच्छी बात ये की है, बहुत अच्छी बात की है हवाई जहाज के लिहाज से, कि उन्होंने फ्लाइट के जो रेट फिक्स कर दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात की है कि मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी नहीं किया है कि आप मैक्सिमम फिक्स कर दें कि 10,000 के ऊपर नहीं होगा। एक बहुत जिसने भी दिमाग लगाया, मेरा ख्याल है काफ़ी दिमाग लगा के एयरलाइंस के लोगों से बात की होगी, कुछ एयरलाइंस के एक्सपर्ट्स उनके पास हैं, जिन्होंने तय किया कि जैसे दिल्ली से मुंबई का एक उन्होंने इलस्ट्रेटिव उदाहरण दिया, 3,500 रुपये मिनिमम और 10,000 मैक्सिमम ये किराया होगा, और इसमें से 40% सीटें 6700 रुपये से कम पर बेचनी होंगी, यानी इन दोनों के बीच में 50% जो मिड पॉइंट है, उसके नीचे 40% टिकट बिकना चाहिए, बचा 60% आप उससे ऊपर पर बेच सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरा जहाज 10,000 रुपये के टिकट पे भरेगा, जबकि ये स्थिति आज की तारीख में होती तो यही होता कि 10,000 रुपये का टिकट आप लेते और उस 10,000 रुपये के टिकट में ही आप हर तरफ से जाते हैं। अब इसके बाद ट्रेन को लेकर भारी कन्फ्यूजन है, और ट्रेन को लेकर आज मैंने एक अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा, आज तक चैनल ने चलाया, जो देख के फिर चिंता हो रही है, डर लगता है कि एक तरफ आपके लिए ट्रेनें चलने का हिसाब तैयार हुआ है, अभी तैयार हुआ है, कल उसका टाइम टेबल आया और ऑनलाइन बुकिंग होगी। अब आज फैसला हो गया कि कल से स्टेशन पर भी टिकट मिलेंगे। अब आप कल के नज़ारे के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक आपने अनेक नज़ारे देख लिए, कल आप स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जो लोग आएंगे उनकी भीड़ के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ क्या नज़ारा देखने को मिलेगा हमें पता नहीं, लेकिन उससे पहले जो आज तक के तीन रिपोर्टर्स ने जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, तमाम ट्रेवल एजेंट हैं। कोई सोच सकता है आज की तारीख में तमाम ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं, आप अपने घर से करा सकते हैं, मोबाइल से करा सकते हैं, रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर है। इसके बावजूद हर बड़े स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ट्रेवल एजेंटों के दफ्तर क्यों खुले हुए हैं? ये वहाँ पर रेल टिकट की बुकिंग क्यों करवा रहे होते हैं? इसका कोई जवाब है? उसका जवाब आप इस खबर को देखेंगे तो मिल जाएगा। तब वो आपको गारंटी के साथ आपको टिकट दे रहे हैं उस ट्रेन का, जिस ट्रेन का टिकट वो करें, आप दिन भर करते रहिए, हफ्ते भर करते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। और आप ही की आईडी से, आप ही के एड्रेस पर, आप ही के फ़ोन नंबर के साथ वो टिकट बुक करा के दे रहे हैं, इसका वो आपसे पैसा ले रहे हैं। ये कितना बड़ा घोटाला, घपला चल रहा है। अब ये रेल मंत्रालय इस पे क्या कार्रवाई करता है, गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है, दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने को बचा हुआ है। बसों की राजनीति जो हो गई वो आपने देखी। आज हमारे एक मित्र ने पूछा, भाई ऐसा लगता है कुछ भी हो कि लेकिन प्रियंका ने तपोबल से सभी मजदूरों को घर पहुंचा दिया। मैं अब क्या कहूँ उनको, मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि इस वक्त भी लोग ऐसी बातें सिर्फ एजेंडा के कारण कर रहे हैं कि किसने कैसे पहुंचा दिया। कितने लोग अभी सड़कों पर बेसहारा बेहाल पड़े हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं उन लोगों के बारे में? इस वक्त भी आँख खोल के देखिए, अपने आसपास आपको लोग दिख जाएँगे, चारों तरफ जो आदमी जिस सड़क पर निकल रहा है उससे आप हाल सुनिए तो आप काँप जाएँगे। लेकिन इसके बीच दूसरी कहानियाँ हो गई सीमा की। सीमा की एक कहानी क्या हुई, नेपाल सरकार ने, ये कल की कहानी है हालाँकि, लेकिन नेपाल सरकार ने एक नक्शा जारी कर दिया जिसमें उसने भारत के 3 हिस्सों को अपनी बाउंड्री में दिखा दिया। ये नेपाल जिसका भारत के साथ ऐसा संबंध है कि वो हमारे बीच में सीमा नहीं है, फ्री आना-जाना चलता है। हालाँकि ये और बात है कि नेपाल का भारत के काफ़ी अच्छे बड़े हिस्से पर राज रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं जहाँ से आता हूँ उत्तराखंड के कुमाऊँ इलाके से, कुमाऊँ पर नेपालियों का राज रहा है और नेपालियों ने वहाँ बहुत अत्याचार किए हैं अपने समय में। ये जानकारी हाल में मैंने कुमाऊँ के इतिहास पर किताब पढ़ी तो उसमें से मुझे मिली। और नेपाल एक आज़ाद देश रहा है, और नेपाल और भारत के बीच जो सीमा का रेखांकन है, ये नेपाल और बरतानवी सरकार के बीच समझौता हुआ था। वो आज़ाद नेपाल और आज़ाद भारत के बीच समझौता नहीं हुआ। नेपाल उस वक़्त आज़ाद था और भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तब वो समझौता हुआ। इसके जवाब में दूसरी तरफ एक दूसरी उत्साहजनक खबर आ गई कि पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कोई मौसम का नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तानी कश्मीर का पाकिस्तानी हिस्सा है, पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है,
उसको उसने भारत का कश्मीर दिखा दिया। अब लोग इससे खुश हो गए। हम नक्शे पर खींची हुई लकीरों से खुश हो सकते हैं, सोचिए ये। और इसको लेके बड़े उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर ये चल रहा है। और अब हम वंदे भारत मिशन चला रहे हैं जिसमें बाहर से लोग आ रहे हैं। और इसके बीच में एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से आई है, जो आपने अगर ध्यान दिया हो तो सुना होगा आपने। हालांकि उन्होंने उसमें राजनीति थोड़ी कर दी है, उस स्कीम के साथ तो उन्होंने नाम लगा दिया है राजीव गांधी का। जरूरी नहीं था कि वो राजीव गांधी का नाम लगा देते, लेकिन फिर भी अब लगा दिया है तो लगा दिया है, क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ खाते में पैसा डालने का इंतजाम कर दिया है। आज वो स्कीम लॉन्च हुई है, जिसमें जो धान और मक्का के किसान हैं उनको 1 एकड़ पर 10,000 रुपया, और गन्ने के किसानों को 13,000 रुपये पर एकड़ उनके खाते में दे दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम इन्होंने रखा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और 5700 करोड़ रुपए इस योजना के तहत सीधे 19 लाख किसानों के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, उसके मौके पर ऐलान किया गया। इसी तरह का एक ऐलान, और वो भी इंटरेस्टिंग ऐलान है, मेरे ख्याल से समझदारी का काम है। मैं कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका हूँ, हालांकि आप जानते हैं मुझे उनकी राजनीति पसंद नहीं आती है, लेकिन जो काम इंटरेस्टिंग काम करते हैं मुझे पसंद आता है। उन्होंने कहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग अपने अपने गाँव के बाहर क्वारंटाइन रहेंगे, 14 दिन जो क्वारंटाइन रहेगा उसको सरकार की तरफ से 1,000 रुपया उसके खाते में दिया जाएगा। तो अभी तक क्वारंटाइन रहना परेशानी का सबब था, आपके लिए तकलीफ थी। अब सरकार ने उसमें एक इंसेंटिव जोड़ दिया है, और उनको उम्मीद है कि लगभग 15 लाख लोग ऐसे आए हैं या आ रहे हैं। 15 लाख लोगों को 100-100 रुपया, 1,000 रुपये देने का अर्थ लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा है। उत्तर प्रदेश सरकार ये करने के लिए तैयार हो गई है। ये मेरे ख्याल से अच्छी खबर है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए। ये एक सेकेंड आ रहा हूँ। हाँ जी, अब मैं आपकी संदेश देख पा रहा हूँ। नो नेम इज इट ट्रू? ये नो नेम क्या चीज़ है भाई? नहीं नहीं, ये लाइव है भाई वीडियो, आप ऐसी चिंता ना करें। आप ये बताएं कि मैंने बताया था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही संदेश दे दिया है कि एक बात पूरी करने के बाद ही पढ़ूंगा। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब आप बताएं क्या करना है। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग संदेश हैं जिनको देख के मैं समझ गया हूँ कि इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और बेर का है लीडर, बेर का है डर, सांस लेने के लिए सहारा नहीं। बेर का है डगर, बेर का है। अभी क्या आवाज साफ आ रही है? कुछ मुझे स्क्रीन पे नहीं, साइड नहीं देख रहा था मैं सौरभ सुमन जी, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने लेकिन पहले बता दिया था। रोज ये होता है कि मुझे बीच बीच में मैं अटकता रहता हूँ, इसलिए आज मैंने तय किया था सुबह सबसे पहले मैंने लिख दिया था कि मैं बात करूंगा तभी। हाँ देखिए, रतन खेमका जी करें, 5th फ्लोर के ऊपर कांच टूट टूट कर पानी गोदाम में भर गया, सब कुछ खत्म हो गया भाई जी। देखिए इतना बुरा हाल ये है कोलकाता का। ये रोज मैं इसी से बात करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रहा है। और भाई एक बात मैं बता दूं, आप जो भी सज्जन हैं, कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और ये जो जो भी यहाँ गाली गलौज करेगा, तोतड़ा करेगा, उसको मैं थैंक यू कर दूंगा और रिपोर्ट भी कर सकता हूँ।
हाँ, मेरे ख्याल से देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि मजदूर वापस लौटने से कतराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी कम आवाज़ क्यों आ रही थी, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लगातार सभी लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम लो है, जबकि मैं रोज़ इसी तरह बात करता हूँ, फिर ऐसे कैसे है? कुमाऊँ के इतिहास के लेखक मैं आपको बता दूँगा। वैसे तो कुमाऊँ का इतिहास मेरा ख़्याल है बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है, लेकिन नया निकाल लूँगा मैं। अभी इस वक़्त भी एस शिवाले जी, आवाज़ क्या अभी भी कम आ रही है? तो कुछ आप भी कह रहे हैं कि वॉल्यूम कम है? नहीं, रतन खेमका कह रहे हैं कि परफेक्ट आ रही है भाई। अलग-अलग जगह से अलग-अलग तरह के कमेंट हैं। हाँ, तो अब मैं अगर आप लोग कहें कुछ सवाल हैं तो मैं उनके जवाब दूँगा। मैं अपनी बात कर चुका हूँ, जो आज की बात मुझे करनी थी। नहीं, देखिए सरकारों को नौकरशाह तो चलाते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़सर लोग होते इसलिए हैं कि वो काम करें, लेकिन उनको डायरेक्शन आमतौर पे ऊपर से मिलता है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी जो ये उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी जो डायरेक्शन है वो वहीं से मिल रहा है जहाँ से मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। तो मैं एक ही बात चाहता हूँ कि हाँ, मज़दूर नहीं रहना चाहते हैं, सही है, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ये डर है कि मज़दूर आसानी से उम, वो बहुत आसानी से वापस आएँगे, इसकी संभावना नहीं है। वो बहुत मुश्किल होंगी, वहाँ उनको रहने खाने को नहीं मिलेगा, मजबूरी होगी तो हो सकता है फिर मजबूरी में चलें, लेकिन अगर ज़रा भी उनको उम्मीद हो गई कि वो वहाँ गुज़ारा हो सकता है, जिसकी ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक बार आ गया ये वापस ना जाए, इसको वापस जाना ना पड़े। कोई जाए या नहीं जाएगा का कहना नहीं है, उनका कहना है कि जाने की आवश्यकता ना रहे। अगर वो यहाँ रह के काम करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ रोज़गार का इंतज़ाम हो। मेरी समझ से ये बहुत ही पावन पवित्र इच्छा है और ये पूरी होनी ही चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश ये कर पाया, तो वो सिर्फ़ उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश के गाँव की या उसके रहने वालों की नहीं, वो इस देश की तकदीर बदल देगा। ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आप लेबर लॉ चेंज होने से हड़ताल और अराजकता का माहौल बनेगा, नहीं बनेगा, ये सवाल अभी आगे बढ़ेगा और ये सवाल अभी उठेगा। इस सवाल को कुछ समय के बाद उठाना पड़ेगा कि ये जिस अंदाज में लेबर लॉज़ या कानून बदले जा रहे हैं, ये कितना फ़ायदेमंद होगा। नहीं, कौन कैसे रोका जाएगा का तो जो तरीका था वो एक ही तरीका है कि उनको आप ये भरोसा दिलाइए कि वो यहाँ रह सकते हैं, उनका यहाँ खर्चा चल सकता है, उनका गुज़ारा हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको जिनको काम नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, किराया देने को नहीं है, वो कैसे रुकेंगे? जो जा रहे हैं, आप उनमें से जिनसे भी बात करिए, उनको बात करके आपको समझ में आ जाता है लोग कैसे जा रहे हैं। मिडिल क्लास के लोगों से अब तो चलिए आप गरीब आदमी छोड़ दीजिए, हो सकता है आपको ना मिले, आप बात ना कर पा रहे हों। मिडिल क्लास में अपने जानने वालों से पूछिए, तमाम लोग जिनके जानने वाले, परिचित लोग हैं, उन सब का यही हाल है कि उनको लग रहा है कि अब दफ्तर नहीं है, अनेक छोटे-मोटी नौकरी करने वाले लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये रह गया था, हाँ, विरल शाह जी, अच्छा आपने याद दिला दिया मुझे, ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, एफआईआर का खेल। जिसको देखिए कहीं न कहीं किसी न किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाया जा रहा है। जहाँ जिसकी सरकार है, वहाँ दूसरे की वजह से दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जा रही है। यूँ सच में खेल ही हो रहा है। अब वो एफआईआर एफआईआर नहीं रह गई है, वो खेल हो गया है और उसको एफआईआर की राजनीति चल रही है। तमाशा बना लिया है एक तरह से। जिस एक जगह इनके खिलाफ, दूसरी जगह उनके खिलाफ, किसके जिसको देखिए उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है।
नहीं, ब्यूरोक्रेट की समझ बेहतर हो सकती है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन नेता पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं मानता, मेरा ये मानना है, देखिए राजनीति राजनीतिज्ञ को ही करनी चाहिए, और राजनीतिज्ञ को समाज की नब्ज बेहतर समझ में आती है। अगर किसी पॉलिटिशियन को भी समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है, लेकिन केवल पॉलिटिशियन, केवल ब्यूरोक्रेट पढ़ लिख कर आते हैं, इम्तिहान दे के आते हैं, इसलिए वो बेहतर समझते हैं, ऐसा सही नहीं। और रविंद्र कुलकर्णी जी, आप जो कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जैसे ये जो किस्सा हुआ है, जो जी वाला किस्सा है, ये बड़ा गंभीर किस्सा है, और इसमें ध्यान दीजिए तो ये कहा गया है, साफ साफ ऑन रिकॉर्ड है, ट्वीट है उनके जो मुखिया हैं उनका, कि उन्होंने कहा कि इन्फेक्ट होने के बावजूद लोग काम पर आ रहे हैं, ये उनका समर्पण भाव है। ये कौन सा समर्पण भाव था भाई? इन्फेक्ट होने के बावजूद आप काम पे क्यों आ रहे थे? आपको काम पे क्यों आने दिया जा रहा था? खुद तो उन्होंने एक अपने लिए कहा कि मैंने तो एक छोटा स्टूडियो बनवा लिया, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, और दफ्तर भर को काम करवा रहे थे। पता ये चला है, आरोप है ये, मुझे इसकी कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन खबर ये है कि आप आइए, और जबरदस्ती लोगों को बुला के काम करवाइए, और तमाम और दफ्तरों में भी हो रहा है। जबकि इसी वक्त ऐसे ऑफिस भी हैं, मीडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिन्होंने बहुत सख्त बाउंड्री बनाई है। उन्होंने अपने दफ्तर को 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 अलग अलग जगहों से ऑफिस चल रहा है, कि कहीं एक जगह अगर इन्फेक्शन हो गया तो इस जगह को बंद कर देंगे। यहाँ से अगर काम नहीं होगा, जितने दिन ये हिस्सा क्वारंटीन रहेगा, उतने दिन बाकी 2 जगह से काम चलेगा। कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे कि वो दफ्तर के बाहर हैं। कहा गया कि आप आज तय कर लीजिए कि आप ऑफिस के बाहर रहना चाहते हैं या ऑफिस के अंदर रहना चाहते हैं। जो बाहर हैं वो बाहर रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब तक क्वारंटीन रहेगा। आपको हम दफ्तर के अंदर नहीं आने देंगे। आप बाहर से काम करिए, रिपोर्टिंग करिए, सड़क पे जाइए, जहाँ मर्जी आइए, लेकिन ऑफिस के अंदर, स्टूडियो में आप दोबारा नहीं देखेंगे, और जो अंदर हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये गंभीर है, और तमाम दफ्तरों में हो रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है ऑफिस में कि आप आइए, ऑफिस आइए, काम करिए। आप सही कह रहे हैं गुरजीत जी, ये बिल्कुल ऐसा समर्पण, सही बात है। तबलीगियों को क्यों आप कहेंगे? तबलीगियों को लेके मेरा कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन तबलीगियों का भी जो हाल है था, वो हाल ये भी है। यहाँ भी एक उनका जमात का चीफ बैठा हुआ है, और वो बाकी लोगों को कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ आके काम करो। वहाँ भी वो एक चीफ कह रहा था, और पता नहीं वो चीफ कह रहा था कि नहीं कह रहा था, बाद में पता चला कि इन्हीं लोगों की कारस्तानी थी वो, उसका ऑडियो भी डॉक्टर किया गया था। वही है, दूसरा करें तो छुपा हुआ है, ये करें तो ये समर्पण है, और हम तो वॉरियर हैं। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं ये वॉरियर्स हैं, और आप इन वॉरियर्स को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये वॉरियर वॉरियर हो सकता है, उसमें कुछ बेचारे गरीब मजबूर मजदूर हैं, जिनको जबरिया उनका, क्योंकि बॉस कह रहा है कि नहीं आओगे तो निकाल दूंगा, इसलिए वो बेचारे दफ्तर जा रहे थे। लेकिन सब ऐसे नहीं हैं, और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर उसी विचारधारा के भी हैं। उनके भी विचार भी मिलते जुलते हैं, कोई आत्मा से मिले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि मजबूरी में। बहुत सारे लोग वहाँ मजबूरी में बेचारे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। वसीम मोमिन जी, मैं उसी पे बात कर रहा था, लेकिन अब मैं वो बात ख़त्म कर चुका हूँ, और अब मैं वीडियो भी लंबा नहीं चलाना चाहता हूँ। एक कविता है, बहुत पुरानी कविता है, मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, लेकिन अब मैं आपको आज सुनाऊंगा इसको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। और हम लोग इस वक्त बार बार हम देश, समाज, राष्ट्र, इसकी धर्म की बात करते हैं, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल किसी भी समय पूछा जा सकता है, इस समय बहुत जायज़ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते,
तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चला रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। सर्वेश्वर जी की इस कविता के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप शशिकांत जी कह रहे हैं ऑडियो शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। आप यहाँ भी संदेश में भेज सकते हैं, नहीं तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो मैं उसके जवाब में आपको बता दूंगा। ये कविता यहीं मिल जाएगी, आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिए सर्वेश्वर जी की कविता कहीं भी। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, ये लिखा हुआ आप देख लेंगे। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। आज लंबाई उतनी नहीं है जिसकी शिकायत आप लोग रोज़ करते थे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी बजा देंगे तो लाइव की खबर भी मिलती रहेगी। और मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं समय पे आ जाऊँगा, जल्दी आया करूँगा, 8 बजे आने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।